नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी का जो टॉपिक है संज्ञा को पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा के बिना कोई भी टॉपिक जो होता है अधूरा होता है। संज्ञा से ही सभी लगभग क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस कारण से हम लोग संज्ञा को पढ़ लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर संज्ञा के भेद। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा के जो भेद आपके हैं कौन कौन से, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और आपका भाववाचक। याद रखिएगा कि मुख्य रूप से कुछ ऐसे आपके व्याकरणकर्ता हैं जो संज्ञा को 3 ही भेद बताते हैं, वो 5 भेद नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है और आपकी समूहवाचक संज्ञा है, इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपकी हैं, इनको क्या करते हैं, इन दोनों को ये जातिवाचक संज्ञा में रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 3 हो जाती हैं। वैसे आपकी होती कितनी हैं? आपकी 5 होती हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं संज्ञा को यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन दमदार आपका होने वाला है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नोट्स बनाते चलिएगा। कह रहा है संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। परिभाषा की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है, ये इसकी परिभाषा होती है। अगला पॉइंट आपका है संज्ञा एक क्या होती है? विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। कैसे? जैसे हमने बताया लड़का बोला लड़का, और लड़का को क्या कर दिया? लड़की, अर्थात कह सकते हैं विकार कर दिया ना। तो याद रखिए संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरणकर्ता अर्थात व्याकरण के ज्ञाता एकमत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वो द्रव्यवाचक, समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, जो कि अभी हमने आपके स्ट्रक्चर में बता दिया है। अगले पॉइंट में संज्ञा के 5 भेद हैं, कौन कौन से हैं तो आपने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील क्या एक व्यक्ति है। भारत एक ही देश है ना। अगला है उत्तर दिशा, उत्तर एक ही है। भारतीय, राष्ट्रीय जात, मतलब कह सकते हैं भारतीय मतलब राष्ट्रीय जात हो गई। साइकिल कोई वस्तु हो गई। गंगा देखो नदी हो गई। काला सागर एक समुद्र हो गया। रामचरितमानस एक पुस्तक हो गई। देवनागरी एक लिपि हो गई। होली, दीपावली ये आपके त्योहार हैं। ये जब सब होते हैं आपके क्या होते हैं? ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। समझ में आ गया ना। उपयुक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक आपके नहीं हो सकते हैं। याद रखिए व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक चीज एक ही होगी, इससे ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। समझ में आ गया है ना, क्लियर है ना पूरी तरीके से। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उपयुक्त, नोट यहाँ पर याद रखिए कि कोई व्यक्ति या वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु का बोध कराता है। यदि इनका प्रयोग एक से अधिक के लिए किया गया हो तो यह शब्द समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने लगेंगे। याद रहेगा ना। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, जैसे कि पाकिस्तान है ना, भारत पाकिस्तान, देशों के नाम दे दिया ना, देशों के नाम, तो भारत पाकिस्तान आदि। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, भूमध्य आदि। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम रामायण, दैनिक जागरण। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, काराकोरम। दिनों महीनों के नाम जैसे सोमवार, जनवरी है ना। ऐतिहासिक युद्ध स्थल, घटनाओं के नाम, मतलब कह सकते हैं कि इसमें से पर्सनल किसी एक की बात की जाए है ना। जैसे पुस्तकें तो बहुत होती हैं, आप किसी रामायण की बात कर दिया, काला सागर की बात कर दिया, या दैनिक जागरण पत्र की बात करता है, या हिमालय पर्वत की बात करता है, तो ये जो आपके हैं पर देख सकते हैं राष्ट्रीय घटनाओं के नाम करते हैं। तो यहां पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सत्याग्रह आदि जो आपके हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये एक ही होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए जातिवाचक को समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, अब देखो एक लड़का की तो बात नहीं कह रहा है, जातिवाचक में देखो लड़का, वकील, नदी। अब नदी में देखो बहुत कुछ हो सकती है, कौन सी नदी है तो बताया नहीं गया है। मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर,
पर्वत। अब देखो पर्वत पर्वत बहुत होते हैं ना, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, लेकिन ये बोल दे कि हिमालय पर्वत तो व्यक्ति में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पर्वत में तो बहुत होते हैं ना। सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, ये सभी आपके जातिवाचक में होते हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जात का बोध करा रहे हैं, ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, वकील, भूकंप आदि का नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसी संपूर्ण जात का बोध कराते हैं। यहाँ पर भी एक ध्यान देना है कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पक्षियों पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि काफी कंफ्यूज कर देता है कि राजनीतिक पद में भाई इसको क्या करें, है ना। जैसे राज्यपाल कह रही इसका राज्यपाल अलग है, उसका राज्यपाल अलग है, भाई अलग अलग बोला जाएगा तो फिर अलग होगा ना, लेकिन राज्यपाल शब्द दिया है तो ये तो कई राज्यों में होता है, इस कारण से। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, दशा अर्थात भाव आदि का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक। देखिए वस्तु के गुण धर्म दशा अर्थात भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण एवं अव्यय में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। याद रखिएगा कि कोई भी अगर जातिवाचक संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है एवं अव्यय में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये कह सकते हैं कि आपके भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है बुढ़ापा, है ना, जैसे बूढ़ा था पा जोड़ दिया बुढ़ापा हो गया, मोटा था पा जोड़ दिया मोटापा हो गया, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, है ना, ममता जो आपका है, बंधुत्व, समीप, है ना, ऐसे शब्द आपको जैसे आपके हैं या आपके भाव को दर्शाते हैं। जैसे मनुष्यता है, मित्रता है, या आपके क्या दर्शाते हैं, भाव को दर्शाते हैं। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगला है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति एवं वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है। तो देखो अभी हमने बताया था कि जैसे कि आपकी जाति थी ना, जाति, वही तो आपको समूहवाचक में वही बताया जा रहा है ना, वही परिभाषा उसमें बताई जा रही है। जाति वाली परिभाषा किसमें बताई जा रही है, समूह में। इसी कारण कहा जाता है कहीं ना कहीं जो समूह है वो जाति के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। अब समझिएगा उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कुंभ, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज मतलब प्रकाश पुंज, ढेर, मंडल, घोंद अर्थात केले का घोंद होता है, केले का घोंद, ठीक है, गुच्छा मतलब अंगूर का गुच्छा, ठीक है। ये आपके समूहवाचक या समुदायवाचक में आपके आते हैं, ठीक है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत मापतौल की वस्तुएं ही आती हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला, जो घी, तेजा, पेट्रोल आदि जो आपके हैं द्रव्यवाचक में आते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये चीज तो आपको दी हैं जिनको हम लोग तौल सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें आपके जैसे होते हैं वो द्रवावस्था में भी हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी है, पानी तो वो ठोस हो जाता है, बर्फ में होता है, बर्फ आपकी घुल जाती है, एक गैस भी बन जाती है, ये सभी आपकी द्रवावस्था में आएंगे, धुआं वगैरह वगैरह ये सब इसी में आ जाएंगे। क्लियर है ना। अच्छा, यहाँ पर दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर संरचना के भेद। देखो वो तो आपका हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तब आपको यहाँ पर बताना है कि आपके कितने भेद होते हैं। तो आपके 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से, तो रूढ़ संज्ञा कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक निश्चित आकार ना हो, ठीक है ना, मतलब अर्थ ना प्रकट करे, उन्हें रूढ़ संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कमल, नाक, आज, कल, है ना, इनको अगर तोड़ेंगे भाई तो कोई मतलब निकलेगा। जैसे आपका कमल है, कमल में देखो का, मा, ला के रूप में कर दिया जाए तो इनका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, अर्थात कमल क्या है, एक रूढ़ शब्द है। अगला है यौगिक। तो ऐसे शब्द जो 2 सार्थक खंडों से बने हो, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जाए या निश्चित अर्थ प्रकट करें, इन्हें हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, हिमालय, घुड़सवार। देखो विद्या धनालय, विद्या धनालय, विद्या आलय मतलब घर होता है, तो विद्या का जो घर होता है उसे हम लोग विद्यालय बोलते हैं ना। तो 2 भागों में तोड़ दिया है, 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ये आपकी यौगिक हो गए। वहीं पर आपकी योग रूढ़ संज्ञा कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका
पंकज, जलज, लंबोदर, चक्रपाण, ये एक विशेष अर्थ आपको बता रहे हैं। तो आपके योग रूढ़ आपके हो गया, और हमने इसको और भी पढ़ाया था आपको पहले भी। तो इस प्रकार से यह संज्ञा भी कंप्लीट होती है। बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा संज्ञा समझाने का प्रयास किया है। इसका जो आपका लिंग वचन कारक जो आपको है, ये आपको अगले पार्ट में मिलेंगे, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। लिंग क्या होते हैं, वचन क्या है, कारक क्या है, सबको अलग अलग पढ़ना है। पसंद आया है ना? कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी और धुआंधार तैयारी, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी मिलते हैं। ऐसा हिंदी आपको कह सकते हैं कि एक अच्छे शिखर तक आपको ले जा सकती है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एक दोस्त को जरूर शेयर करें। जय हिंद, सभी को राधे राधे, राधे राधे।